नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? निश्चित रूप से सभी स्वस्थ होंगे। और क्योंकि आचार संहिता हट चुकी है और साथ ही रिजल्ट आ चुका है चुनाव का भी, और साथ ही नई सरकार के गठन की प्रक्रियाएं भी प्रारंभ हो चुकी है, तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि नई सरकार द्वारा बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है जल्द ही। और निश्चित ही आप जो हैं तैयारी में जुटे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। तो कुछ दिन पूर्व मैंने 2-3 दिन पूर्व मैंने लैब स्टैंड की वैकेंसी से संबंधित सूचना आप तक पहुंचाई थी कि ये जो वैकेंसी है ये जल्द ही जारी होने वाली है। निश्चित रूप से बिल्कुल 100% ये जारी होगी। करीब 800 से लेकर 1200 सभी का अलग अलग अनुमान है, पर मोटा मोटा हम देखें तो करीब 1000 के आसपास पोस्टें इसमें आने वाली है। पिछली बार भी ये वैकेंसी हुई थी 2022 में, और अचानक जारी हुआ था नोटिफिकेशन, और उसके 1 डेढ़ 2 महीने बाद एग्ज़ाम डेट दे दी गई थी और समय पर एग्ज़ाम भी हो गया था। तो आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र होंगे जो एग्ज़ाम देना चाहते थे पर नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, ये वैकेंसी दोबारा आने वाली है, और आपके पास ये जो समय है वो बिल्कुल सही समय है जब आप तैयारी कर सकते हैं। तो कुछ हमारे जो साथी थे उस वीडियो पर हमने देखा था कि बहुत सारे हमारे साथियों द्वारा हमसे प्रश्न पूछा गया था। जैसा कि हम वीडियो में कहते हैं कि यदि कोई आपका प्रश्न है वीडियो से संबंधित, या जो तथ्य या जानकारी हम दे रहे हैं उनसे संबंधित, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। हम आपको वहाँ जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, साथ ही जो हम वीडियो के माध्यम से भी जवाब देते हैं। तो आज देख लेते हैं कि किस किस का कमेंट है। तो अभिषेक कुमावत जी पूछ रहे हैं कि लेब स्टैंड से रिलेटेड और भी वीडियो बनाइए सर प्लीज़। बिल्कुल, आपकी जो बात थी उसको मैंने देखा सुना, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जो पाठ्यक्रम से संबंधित चर्चाएं हमें करनी है, या हम कहें कि पुराने पेपर में किस पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न आए हैं, या हम सिलेबस में किस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दें, ये सारी चर्चाएं हम आज इस वीडियो में करेंगे। विशेषकर आप सभी को पता है मैं स्कूल लेक्चरर हूँ भूगोल से, और मेरा जो बेसिक सब्जेक्ट है वो भी भूगोल है। और पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी उसमें मैंने बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया था किसी और ऐप के माध्यम से। इस बार हम अपने ही ऐप के माध्यम से कंटेंट उपलब्ध कराने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमसे जुड़े, और लगातार हम इस पे एक पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं, जिससे कि आपको तैयारी से पूर्व ही जो है सारी सुविधाएं, या हम कहें सारा तथ्य उपलब्ध हो सके। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि और कौन कौन से कमेंट आए हमारे साथियों के। तो सर कब तक आएगी इसकी एग्जाम? बिल्कुल, अगला जो कमेंट है वो ये कह रहे हैं कि कब तक आएगी। तो देखिए, वैसे तो अभी कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि एग्जाम कब होना है, केवल अनुमान और उम्मीद लगा सकते हैं हम। फिर भी जहां तक अनुमान मेरा ये कार्य करता है, या जो भी सूचनाएं मिल रही है उन सबको एक साथ अगर जोड़कर हम देखें, तो ये ऐसा लगता है कि जुलाई के आसपास या अगस्त के आसपास इसका नोटिफिकेशन आकर एग्जाम होने की संभावनाएं है। तो ये तो निश्चित माने कि 2024 में इसका एग्जाम होना है, पर हम ये मान सकते हैं कि 2024 के मिड में, मतलब जुलाई और अगस्त के महीने तक इसके नोटिफिकेशन जारी हो चुके होंगे। और एग्जाम में आपको पता है पिछली बार भी बहुत कम समय मिला था, केवल 2 महीने मिले थे। इस बार हो सकता है कि वैसा ही कुछ रिपीट हो और उतना ही समय मिले। मैं आपको बता दूं, लैब स्टैंड के जो है कौन कौन से विभाग में, तो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा, और हम बात करें स्कूल एजुकेशन द्वारा, जिसमें माध्यमिक स्कूलों के अंदर जो विज्ञान की प्रयोगशालाएं होती है उसमें भी लैब स्टैंड की आवश्यकता पड़ती है। और उसके साथ ही जो हमारे कृषि विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं और जो फॉरेंसिक लैब्स हैं उसमें भी लैब स्टैंड की आवश्यकता पड़ती है। तो निश्चित रूप से ये जो वैकेंसी है कुछ महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स में ही निकलती है। और मैं आपको बता दूं क्यों भी जरूरी है, क्योंकि हमारे जो नवीन जैन साहब हैं, नए जो शासन सचिव है शिक्षा के, उनके द्वारा बहुत सारे जो है इस प्रकार के इनिशिएटिव किए जा रहे हैं कि स्कूलों की और कॉलेजेस की, विशेषकर स्कूलों की, क्योंकि वो स्कूल शिक्षा के हैं, तो उनका ये जोर है कि लैब को जो है, देखिए आगामी जो 9 दिसंबर है उसको लैब डे भी मनाया जा रहा है। तो लैब्स को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि जो सरकारी स्कूल का विद्यार्थी है वो भी प्रैक्टिकल, या हम क्या साइंस के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अच्छा मजबूत हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला है। मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं कि भर्ती सीटी में शामिल होगी या नहीं। तो ये एक हमारी जो सब्सक्राइबर है उनके द्वारा ये पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये भर्ती अभी तक सीटी में सम्मिलित नहीं है। जब सीटी का नोटिफिकेशन आया था, शुरुआती नोटिफिकेशन, तब इसमें 24 भर्तियां सम्मिलित होने की बात हुई थी, चर्चा हुई थी। उसमें प्रयोगशाला सहायक नहीं थी, और आगे भी ऐसी होने की संभावना नहीं है। और नई सरकार द्वारा हो सकता है कि सीटी को हटा दिया जाए। बात करते हैं, अगला है
अगला जो है हमारा वो है कि अगला जो कमेंट है वो आ रहा है कि आएगी क्या पक्की भर्ती। तो मैं आपको बता दूं 100% भर्ती आनी है। अगर आप तैयारी करने वाले हैं तो आप मत चूकिए। आपको मैं कह रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। 6 महीने में इतना सिलेबस नहीं है। अभी हम देखिए इस वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे कि पिछले वर्ष जो भूगोल का पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से जो है पोर्शन से कितने कितने प्रश्न आए, हमें पढ़ते वक्त क्या ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगला। और अगला है लैब स्टैंड से रिलेटेड वीडियो बनाइए। बिल्कुल आपकी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा जो है ये पूरी एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम साइंस का भी डिस्कस करेंगे और होम साइंस का भी डिस्कस करेंगे। साथ ही हमारा ऐप जो है मैं आपको बता दूं प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है जिसको आप डाउनलोड कीजिए और इस लैब स्टैंड से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं या सिलेबस आपको चाहिए तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर आपको ये सब कुछ उपलब्ध है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम पूरी चर्चा जो करेंगे वो पाठ्यक्रम पर करेंगे, सिलेबस पर करेंगे और इस साथ मैं आपको जो है कुछ बुक्स जो सजेस्ट करूंगा विशेषकर भूगोल के लिए, ज्योग्राफी के लिए, जैसा मेरा अनुभव है और जो चूंकि मैं इस विषय से जुड़ा हूं तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे और साथ ही बुक लिस्ट पर भी चर्चा करेंगे कि अभी अगर हमें पढ़ें तो कौन कौन सी बुक्स पढ़ें और इसके लिए क्या पर्याप्त रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लें तो इसकी परीक्षा की स्कीम। देखिए परीक्षा की स्कीम स्पष्ट है। साइंस के अंदर जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि 200 अंक, मतलब साइंस के अंदर जो है करीब 400 अंकों का जो है टोटल अंक विवरण रहता है जिसमें कि 3 घंटे में आपको पेपर करना होता है और साथ ही आपकी जो मेरिट है वो 400 में जाती है। बट हम बात कर लें भूगोल की, विशेषकर भूगोल की, तो देखिए पार्ट ए के अंदर जो है, पार्ट ए में जो है हम बात करें तो पार्ट ए के अंदर सामान्य इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत और राजस्थान का भूगोल। देखिए यहाँ भूगोल जरूर लिखा है पर राजस्थान का भूगोल कहाँ पूछा जाता है, पार्ट ए के अंदर पूछा जाता है राजस्थान का भूगोल। चलिए देखते हैं आगे। तो राजस्थान का भूगोल जैसे हमने चर्चा की वो हमें पूछा जाएगा पार्ट ए के अंदर। देखिए अब बात करते हैं हम लोग भूगोल की जिसमें कि 200 अंकों का है। तो यहाँ आपको जो है 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जो पार्ट ए और पार्ट ए में जो राजस्थान का भूगोल और कला, इतिहास, संस्कृति वाला है। और यहाँ आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। 3 घंटे में आपको करना है, करीब 300 अंकों का है। बात करें इसमें तो सभी बहुविकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव लेवल के होते हैं। 40% निर्धारित है, मिनिमम 40% आपको लाने जरूरी है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको कम से कम 120 अंक तो लाने ही हैं, तभी आप जो है आगे इसमें जो है क्वालिफाई हो पाएंगे। बात करते हैं हम लोग कि ऋणात्मक अंकन है या नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वैकेंसी है तो ऋणात्मक अंकन रखा जाता है। 1/3 का ऋणात्मक अंकन है। हालांकि अभी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने कुछ वैकेंसीज के अंदर 1/4 भी कर दिया है। तो आगे हो सकता है 1/4 हो जाए पर 1/3 जरूर रहेगा। तो कई बार ये पूछा भी जाता है कि 1/4 क्यों कर दिया गया है। तो ये जो 40% की आर्ता है ये बहुत सारे कैंडिडेट प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से कई जगह जो है खाली पोस्टें रह जाती है। इसलिए इन्होंने 1/4 कर दिया ताकि कम से कम कुछ अंक लोगों के बढ़े और कम से कम 40% आए ताकि जो मिनिमम मार्क्स की क्राइटेरिया है उसको लोग पार कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करें कि पिछले वर्ष क्या इसकी मेरिट रही थी, क्या हमें तैयारी करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी वजह से मैंने आपको जो है पिछले वर्ष का जो इसका परिणाम है, रिजल्ट जो है वो जारी किया गया था, वो आपको बता दूं 22/2/2023 को इसका रिजल्ट आया हुआ है। और इस रिजल्ट के अंदर जो इसकी मेरिट रही है वो क्या रही है मैं बता देता हूँ आपको। ज्योग्राफी का ही रिजल्ट है ये और भूगोल का ही रिजल्ट है और इसकी मेरिट जो रही है वो देखिए यहाँ केवल कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के लिए लिखा गया है। ऐसा क्यों है, क्योंकि स्कूली शिक्षा में अभी तक भूगोल के लिए प्रायोगिक या हम कहें प्रायोगिक जो पढ़ाया जाता है उसमें लैब असिस्टेंट का पद अभी तक नहीं दिया गया। लैब के अंदर अभी तक केवल कॉलेजों के लिए दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय का ही रिजल्ट जारी किया गया। इसका मतलब है अगर आप भूगोल से सेलेक्ट होते हैं किसके लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, तो आप जो है कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में नौकरी करेंगे। मतलब आपके आसपास की जो कॉलेज है, यूजी पीजी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां आपको नौकरी प्राप्त होगी। चलिए बात करते हैं आगे रिजल्ट क्या रहा और मेरिट क्या रही। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल की। हम तो टारगेट जो चाहिए वो एक एक्चुअल में हमें ऐसा रखना है कि हम जनरल की कट ऑफ को पार कर पाए। तो हम करें, देखिए जनरल की रिजल्ट जो है वो 232 गया है। ये कब गया है, जब लोगों को बहुत कम समय मिला था। अब जो है आप देखिए
इस समय लोगों के पास बहुत सारा समय है, सभी तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप भी मान के चलिएगा कि यहाँ जो मेरिट है वो बढ़ भी सकती है आगामी। हालांकि पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है मेरिट क्या रहेगी, फिर भी हम मान के चले कि इससे तो ज्यादा ही रहने वाली। और ये कितने में से आई है? आउट ऑफ 300। तो आप देख लीजिए, आप देख लीजिए करीब करीब ये मान के चलिए कि 75% से अधिक आपको अंक लाने होंगे, उसके बिना हमारा काम नहीं होने वाला है। 75% अंक आपके अगर हैं या 80% अंक हैं तो आप ये काम मतलब इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो इसकी गई है 224, तो इनकी भी कुछ कम नहीं है। फिर बात करें एससी की, तो एससी की गई है 216। आप जिस कैटेगरी में है मैं केवल जनरल जनरल की बता रहा हूं। फिर उसके बाद हम बात करें एसटी की, तो एसटी की गई है 213। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी भी 232, इसका मतलब है ओबीसी और जनरल में कोई भी अंतर नहीं है। फिर हम बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी की गई थी 222। तो कुल मिलाकर मोटी मोटी मुझे ये समझ में आती है, गणित आपको भी समझ में आ गई होगी कि आपको अगर इस वैकेंसी में, आने वाली वैकेंसी में सेलेक्ट होना है तो 240 या 250 नंबर का टारगेट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस टारगेट के बिना आप कहेंगे सर 85%, बिल्कुल 85-90% आपको रखना ही पड़ेगा। भी देखिए आप जो यूआरओ का पेपर आया था उसका रिजल्ट क्या रहा है, उसमें भी देखिए आप 110 120 में से 100 जो 10 की मेरिट गई है आप देखिए, तो 250 का आप अगर टारगेट रखते हैं, क्योंकि समय बहुत है, सिलेबस बहुत लिमिटेड है, या हम कहें बहुत बहुत एक तरीके से संयोजित सिलेबस है, इस वजह से ही मेरिट इतनी जानी संभावना है। तो 250 का टारगेट रखिए, आप किसी भी कैटेगरी में हो आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की। देखिए पाठ्यक्रम की अगर चर्चा करें तो पार्ट ए वाले पाठ्यक्रम की चर्चा करें तो इसमें राजस्थान का इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक सभ्यताएं, राजस्थान के राजवंश, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की विशेषताएं, मुख्य किले, स्मारक संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं, राजस्थान के प्रमुख चित्रकला शैलियां, राजस्थान की भाषा, मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, संस्कृति, परंपरा, विरासत, ऐतिहासिक घटनाएं, और ये सभी प्रमुख व्यक्ति, और राजस्थान की 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान की जन जागरण, विकास, महिलाओं के संदर्भ में। अगर आप इस सिलेबस को देखें ध्यान से तो ये कहाँ से आया है, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे स्कूल एजुकेशन में चलती है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की राजस्थान अध्ययन जो है, राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं उनमें से ये सिलेबस लिया गया है। तो आपको क्या करना है, 6 से 12 तक चलने वाली राजस्थान अध्ययन और हमारा राजस्थान जो किताब है, एक तो राजस्थान अध्ययन चलती है, एक चलती है हमारा राजस्थान, ये दोनों ही किताबों का आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। जो भी आपको सिलेबस दिया है वहां उपलब्ध है। फिर भी मैं आपको जो है ये कहना चाहूंगा कि आप अपने जो नोट्स आपने पहले तैयार किए गए हैं, या अगर तैयार नहीं है तो राजस्थान अध्ययन में से तो आपको तैयार करना ही है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो यहीं से उठाए गए हैं, इस वाले पार्ट में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का भूगोल मैं आपको बता दूं, देखिए अभी जब हम एनालिसिस करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि इस वाले पोर्शन में से करीब 30 प्रश्न, कितने प्रश्न, 30 प्रश्न, कितने में से 150 प्रश्नों में से जो हमारे 50 पहले प्रश्न पत्र होने वाले हैं उसमें 30 प्रश्न जो है इसमें से पूछे गए हैं। 30 प्रश्नों की जो पूरा क्राइटेरिया इसी में से आया है, तो ये मान के चलिए ये कोई कम नहीं है। अगर आपको 250 का टारगेट क्रॉस करना है तो यहाँ 30 में से कम आपको 20 से लेकर 25 के बीच में, मतलब 22 23 24 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही पड़ेंगे। तो अपने इस पोर्शन को हल्के में नहीं लेना है, बहुत बड़ा पोर्शन है। 30 अंक, 30 प्रश्न बहुत होते हैं, मतलब 60 अंक दिलाने वाले हैं आपको ये। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं राजस्थान के भूगोल की। और ये वाला जो पोर्शन है इसमें से करीब 20 प्रश्न सीधे सीधे, बिल्कुल सीधे 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 आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। राजस्थान का भूगोल बहुत छोटा सा पार्ट है, पर एक समस्या ये है कि अब राजस्थान के भूगोल में बहुत सारे परिवर्तन हो गए। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम जो है पूरा राजस्थान अध्ययन आपको पढ़ा रहे हैं। हमने जो है जिला वाइज जो आर्ट एंड कल्चर है उसका तो स्टार्ट कर दिया, पर हम जल्द ही ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो निश्चित ही आपको ये वाला पोर्शन जो है एग्जाम तक बहुत सारे जो कंटेंट है वो हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। राजस्थान का भूगोल जो है बहुत अच्छे से आप प्राप्त कर सकते हैं, और 20 क्वेश्चन का मतलब है 40 अंक ये अपने पास रखता है, बिल्कुल 40 अंक अपने पास रखता है। आगे
इस वीडियो के अंत में आपको जो है पूरा पिछले साल का जो प्रश्न पत्र है उसमें किस पोर्शन में से कितने प्रश्न आए, आपको क्या ध्यान रखना है, उन सब के बारे में चर्चा हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं। अब इसके लिए जो किताब है मैं बता रहा हूं आपको, किताब के लिए आप देखिए, एक तो आपको जो एच.एम. सक्सेना है, पर आप कहेंगे सर इसका नया एडिशन, बिल्कुल नया एडिशन जल्दी जारी होने वाला है, तो आप चिंता मत कीजिए, एच.एम. सक्सेना है। इसके अलावा कि सर अभी किसकी पढ़े राजस्थान का, तो होशियार सिंह जी की जो किताब आती है, देखिए ये वैसे उनकी गाइड आती है, होशियार सिंह जी की गाइड आती है जो ऐसा ही है, उनकी जो गाइड आती है वो आपके लिए अभी पढ़ने के लिए पर्याप्त रहेगी। और फिर भी अगर एच.एम. सक्सेना आपको मिल जाए, क्योंकि गाइड्स का क्या होता है, कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होता है। जब आप कोई प्रश्न के विवाद को लेकर जब आरपीएससी से आमने सामने होते हैं, तब वो इनको कट कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि इनको कट कर देते हैं, इनको वो मानते नहीं। तो आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी जो एच.एम. सक्सेना साहब की बुक है, या कोई भी ऑथेंटिक जो पब्लिकेशन है उनकी जो बुक है उनसे अध्ययन करना पड़ेगा। पर अभी जो है आप ये एच.एम. सक्सेना से अगर नया आपके एग्जाम तक उसका वेरिएंट आ जाता है तो आप जो है इसका इससे कर लेना, और अगर नहीं आता है तो अभी जो आपको तैयार करना है वो होशियार सिंह की किताब, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी संतुलित लिखी है उन्होंने, तो वहां से कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पार्ट बी की, जो हमारा 100 प्रश्न कवर करता है। कितने? 100 प्रश्न कवर करेगा पार्ट बी। अब हम बात करेंगे पार्ट बी की, तो देखिए पार्ट बी के अंदर जो पहला पोर्शन है, देखिए अगर इस सिलेबस को आप ध्यान से देखें तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपने पास जो है जो एनसीईआरटी की 11th-12th की बुक है वो अगर अपने पास रखेंगे तो आप देखेंगे कि उसका जो विवरणिका है, उसकी जो इंडेक्स है, उसको यूं क्यों यूं कॉपी करके यहाँ रख दिया गया है। क्योंकि देखिए ये एक लैब स्टैंड जो है, एक वैकेंसी इस प्रकार की वैकेंसी है कि इसमें ज़्यादा जो है वो डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, वो बहुत ही ऊपरी ऊपरी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि लैब स्टैंड जो है वो लैब के अंदर कार्य करेगा, तो प्रैक्टिकल संबंधी ज्ञान ज़्यादा होना चाहिए उसको। तो कुल मिलाकर इसमें इन्होंने जो लेवल रखा है वो 12th लेवल का रखा है। इसीलिए इसका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है उठाकर कहाँ से दिया गया है, एनसीईआरटी की जो इंडेक्स है 11th-12th की जो बुक्स है उसी इंडेक्स को यहाँ कॉपी कर दिया गया। बात कर लेते हैं इस वाले पोर्शन की, बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है। अगर आपने 12th की है भूगोल से या आपने जो है ग्रेजुएशन की है भूगोल में, तो आप मान के चलिएगा कि ये पोर्शन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और ये सबसे फेवरेट पोर्शन भी है लोगों का पढ़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भूगोल एक संकलित विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल का महत्व। बिल्कुल ऐसा का ऐसा पेपर उठाया हुआ है, इसमें ज्यादा आपको प्रश्न नहीं बनते हैं, बट ये है कि जो हमारी विचारधाराएं हैं, जैसे कि संभववादी विचारधारा, नवनिश्चयवादी विचारधाराएं, उन विचारधाराओं से संबंधित क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं। चलिए बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये वाला, और यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पिछले एग्जाम में भी 2 या 3 प्रश्न यहाँ से आए थे। बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की उत्पत्ति और विकास वाला हमने देख लिया, आंतरिक संरचना हमने देख ली, आंतरिक संरचना से बहुत अच्छे प्रश्न पूछने वाले हैं। उत्पत्ति विकास यहाँ से ज्यादा प्रश्न नहीं आते, केवल हमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो ध्यान रखना है, जैसे हम प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, या हम कहें कि पृथ्वी सूर्य के बीच में दूरी क्या है, या उपसौर अपसौर वाली जो स्थितियां होती है वो। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जैसे कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत है वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये वाला पोर्शन कर लीजिएगा। और आंतरिक संरचना से निश्चित रूप से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं महासागर या महाद्वीप का वितरण। देखिए यहाँ से पिछली बार जो है 2 प्रश्न देखने को मिले थे, यहाँ से महासागर और महाद्वीपों का वितरण। अब इसके अंदर जो है हम महासागरीय भूगोल जब पढ़ते हैं, महासागरीय भूगोल जब पढ़ते हैं, या हम कहें यहाँ पर जो है जो विश्व भूगोल से संबंधित, कौन सा, विश्व भूगोल से संबंधित जो प्रश्न है वो यहाँ से बनाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं शैलीय प्रकार व विशेषताएं, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, हालांकि पिछले वाले में इस पोर्शन से कम आए थे। बात करते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्योंकि क्योंकि जो डेविस पेंग का सिद्धांत है, या हम कहें भू आकृतियां जो है, इसके आगे जो स्थल रूप वाला जो है उनका विकास, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम मोटी मोटी बात कर लें भौतिक भूगोल में से, तो लगभग लगभग 30 प्रश्न पिछली बार आपको देखने को मिले थे। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बात करते हैं आगे, वायुमंडल का संगठन संरचना। वायुमंडल की संगठन संरचना आपको बिल्कुल पढ़नी है, कहाँ से पढ़े, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक है वो बहुत अच्छी है, और वहां से सीधे सीधे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप जो है वहां से ये तैयार कर सकते हैं। सूर्यताप, ऊष्मा संतुलन, वायुदाब, वायुदाब परिसंचरण, यहाँ वायुमंडलीय परिसंचरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से पिछली बार भी
बहुत अच्छे प्रश्न देखने को मिले थे, 2 प्रश्न बहुत अच्छे आए थे यहाँ से, तो ये मान के चलिएगा कि यहाँ से इस बार भी प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। बात करते हैं हम लोग वायुमंडल में जल वाष्पीकरण संघनन वर्षा, ये जो हम इससे संबंधित जो सिद्धांत है, हम कहें जो हमारे कंसेप्ट है, वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करते हैं हम लोग विश्व की जलवायु वर्गीकरण कोपेन, बिल्कुल कोपेन का पिछली बार एक प्रश्न यहाँ पर देखने को हमें मिला था। बात करते हैं जलीय चक्र व अंतः समुद्री उच्चावास, तो समुद्र विज्ञान से एक प्रश्न आया था। हालांकि ये वाला जो पार्ट है समुद्र विज्ञान वाला, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता क्योंकि इसमें डेटा ज्यादा होते हैं। और दूसरी बात यह है कि एग्जामिनर जब इसका पेपर बनाता है तो मैक्सिमम जो उसका कोटा है, या हम कहें अगर उसे भौतिक भूगोल में से 10 प्रश्न बनाने हैं तो वो 7 प्रश्न जो है जलवायु विज्ञान और भौतिक विज्ञान, या हम कहें भू आकृति विज्ञान से ही समाप्त कर देता है। तो यहां तक आते आते उसके पास कुछ बचता नहीं है, इसलिए वो ज्यादा प्रश्न यहां से नहीं बनाता। 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आप सरसरी तौर से ऊपर से इसको देख सकते हैं। इसमें भी जो ज्वार भाटा है, ये वाला पोर्शन जरूर देखने को मिलता है, धाराएं और ज्वार भाटा। बात करते हैं जैव मंडल परिस्थिति तंत्र, बायोम, जैव रासायनिक चक्र, जैव कार्बन नाइट्रोजन खनिज चक्र, परिस्थिति संतुलन और जैव विविधता संरक्षण। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है आपको ज्यादा प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे, बट इस वाले पोर्शन से मैं आपको बता दूं, पिछली बार पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण से बहुत सारे प्रश्न आए थे और यहाँ पर करीब 4 प्रश्न पूछे गए थे केवल इस वाले पोर्शन में से। तो याद रखिएगा, चाहे आप जितने भी जो सम्मेलन हुए हैं या फिर जितने भी हम दिवस मनाते हैं, चाहे ओजोन दिवस हो, चाहे हम विश्व पर्यावरण दिवस हो, जो भी दिवस मनाते हैं वो इसमें से पूछे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं हम भारत की, इंडिया की बात कर लें, यहाँ से नया पोर्शन स्टार्ट होता है, इंडिया स्टार्ट होता है यहाँ से। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत से लगभग लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिले थे पिछली बार, लगभग बता रहा हूं मैं, अभी एग्जैक्ट डेटा मैंने निकाल के एनालिसिस करके रखा है, आपको बताऊंगा। तो भारत में से 20 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। भारत की भूआकृति खंड, जल संबर परिकल्पना, हिमालय, प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर हम बात करें आगे तो मानसून जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, क्रियाविधि, आर्यभट्ट निर्वर्तन, लय, ऋतु लय, वितरण, परिवर्तिता, जलवायु के प्रकार, कोपेन, भारत का मानसून व आर्थिक जीवन, ये सब पोर्शन जो है इसमें जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो मिलेंगे मानसून से। क्योंकि आप देखिए फेवरेट टॉपिक है, अगर भारत में से किसी को प्रश्न बनाने होते या तो वो चला जाता हिमालय पे, मतलब वो हिमालय से संबंधित, हिमालय की जो स्ट्रक्चर है उससे संबंधित, या फिर वो भारत की जलवायु से कि सर्दियों वाले मानसून को क्या कहते हैं, गर्मियों वाले मानसून को, दक्षिण पश्चिमी मानसून को क्या कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है, या उनसे संबंधित जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। और विशेषकर मावट जैसा प्रश्न जो है सबसे फेवरेट प्रश्न होता है राजस्थान की वैकेंसियों के लिए, कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है, या मावट क्या है, या शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून क्या है, ये जो पोर्शन है यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं वन के प्रकार, यहाँ से इतने प्रश्न नहीं देखने को मिले थे, फिर भी जो नवीनतम वन रिपोर्ट है, कौन सी नवीनतम वन रिपोर्ट, ये जरूर पढ़ के जाइएगा आप, क्योंकि और अभी अगर जारी हो रखी है तो आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। बात करते हैं मृदा का वर्गीकरण, यहाँ से जो मृदा का वर्गीकरण है वहां से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। फिर आपदाएं वर्गीकरण, भारत में प्राकृतिक आपदाएं, आपदा प्रबंधन, तो लेटेस्ट जितने भी हमारे हमारे जो अभी चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अभी तक जो रिसेंटली पिछले जो 8-10 सालों में जो चक्रवात आए हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने वाला है। बात करते हैं मानचित्र, अब ये आ गया हमारा प्रायोगिक वाला, प्रैक्टिकल वाला पोर्शन, और ये देखिए ये दिलाता है सिलेक्शन। कैसे दिलाता है सिलेक्शन? आप कहेंगे सर सिलेक्शन के लिए तो बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जिनका जो वैकेंसी देते वक्त ये 0 होता है, और इसका कारण ये है कि ये 12th पास वैकेंसी, कैसी है 12th पास, और 12th पास होने के कारण जो बच्चा रिसेंटली 12th करके गया है उसे इस वाले पोर्शन की इतनी नॉलेज तो होती है पर इतनी नहीं होती, क्योंकि हम सबको पता है कि सरकारी विद्यालय जो है उनके पास इतने ही संसाधन है कि वो हर चीज जो है बच्चों को या तो सिखाते तो हैं पर कंपटीशन के हिसाब से नहीं सिखा पाते। तो ये मान के चलिएगा ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से आपको एग्जाम में पिछली बार जो है 10 प्रश्न देखने को मिले थे, कितने 10 प्रश्न देखने को मिले थे। तो ये बच्चों के लिए हो सकता है बहुत कमजोर हो, पर यहाँ से आप जो है सिलेक्शन की पूरी जो रणनीति वो
तय कर सकते हैं, ये दिशा बदल सकता है अगर आपके प्रैक्टिकल में से 10 प्रश्न सही है। तो अमूमन देखने को मिला है कि भूगोल वाले जो हमारे साथी हैं उनका ये पोर्शन बहुत कमजोर होता है। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे द्वारा जब कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा तब इससे हम बहुत अच्छे से करवाएंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से इसके अंदर आते हैं। तो पहले बात करें मानचित्र प्रकार मापनी। मापनी वाला प्रश्न पिछली बार आ गया था। एक प्रश्न आपको मापनी से देखने को मिलेगा और साधारण रेखीय मापनी, दूरी मापनी। तो ये मापनी वाले प्रश्न में से एक प्रश्न, और इस बार हो सकता है 1 में +1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि प्रायोगिक विषय में सबसे फेवरेट जो प्रश्न बन सकते हैं या शुरुआती प्रश्न जो बनते हैं वो मापनी से ही बनते हैं। मापनी बहुत अच्छे से तैयार करनी है। अक्षांश देशांतर से पिछली बार जो है 2 प्रश्न देखने को मिले थे। एक तो मिला था भारत का अक्षांश देशांतरी विस्तार पूछा था, तो भारत में आ गया। बट प्रोजेक्शन ये हम कहें अक्षांश देशांतर में, जैसे पिछली बार जो प्रश्न आया था वो आया था कि अफ्रीका की कौन सा ऐसा जो वायु अड्डा है वो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करता है, या एक प्रश्न और आया था। तो 2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिले थे। कहां से? देशांतर व अक्षांश से। बात करते हैं हम लोग मानचित्र प्रक्षेप। यहां से भी प्रश्न आने थे परंतु इतने नहीं पूछे गए। पर इस बार ऐसा लगता है, क्योंकि पिछली बार नया अनुभव था लोगों के लिए, प्रश्न पत्र बनाना भी नया अनुभव था, क्योंकि इससे पहले बहुत वर्षों पहले भूगोल की वैकेंसी निकली थी, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं निकली। तो नवीनतम जो प्रश्न पत्र पैटर्न होगा उसमें इसका महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। जितने भी हमारे प्रक्षेप होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। मैं एक राय और दूंगा कि अगर आप भूगोल के प्रायोगिक विषय की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये मान के चलिएगा आपको क्या करना है, आपको जो नेट के पेपर होते हैं पुराने वाले, और उसमें जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। आपके 10 में से 10 प्रश्न की गारंटी लेता हूं कि नहीं छूटने वाले। चलिए बात कर लेते हैं आगे स्थलाकृतिक मानचित्र। पिछली बार एक प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया था इसमें से, स्थलाकृतिक मानचित्रों में से। फिर समुच्चय रेखा, अनुप्रस्थ काट, स्थलाकृति पहचान, ढाल, पहाड़ी, घाटी, जल, ये भी एक प्रश्न आया था। तो इसमें से 2 प्रश्न बने थे 27वें में पॉइंट में से। फिर वायु फोटोग्राफ, इसमें से भी एक प्रश्न आया था, बिल्कुल एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अतिरिक्त सुदूर संवेदन, ये बहुत फेवरेट टॉपिक होता है प्रैक्टिकल में से निकालने के लिए प्रश्न, तो यहाँ से भी एक प्रश्न आया था। बात कर लेते हैं मौसम उपकरणों का उपयोग, तापमान, आर्द्रता, इसमें से भी एक प्रश्न आया था कि मौसम जो ये तापक्रम जो हम कहते हैं ना उपकरण, मौसम जो उपकरण हम कहते हैं, उन उपकरणों के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। बात करते हैं मौसम चार्ट, वायुदाब हवाएं, यहाँ से भी एक प्रश्न आया था। एक चार्ट दे दिया जाएगा और उसको आपको अध्ययन करना है। फिर हम बात करते हैं अगले पोर्शन की, जो है हमारा मानव भूगोल। ये भी एग्जामिनर को, जो हम कहें कि भूगोल का जब प्रश्न पत्र बनता है तो भौतिक भूगोल को जितना वेटेज दिया जाता है उतना ही मानव भूगोल को देते हैं। हालांकि इस वाले पोर्शन में जैसे कि भौतिक भूगोल में से 30 प्रश्न पूछे गए थे, तो यहाँ से केवल लगभग 20 प्रश्नों के आसपास 19-20 प्रश्न पूछे गए। मैं आपको इस वीडियो के अंत में पूरा एनालिसिस देने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं आगे कि विश्व की प्रमुख जनजातियां, मानव भूगोल की परिभाषा, विशेष क्षेत्र, यहाँ से 2 प्रश्न देखने को मिले थे। विश्व की प्रमुख जनजातियां, यहाँ से भी 2 प्रश्न आए थे। जनजातियों के बारे में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा वाइड और तथ्यों से भरा हुआ टॉपिक है। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछे ही जाएंगे, याद रखिएगा, इससे पूछे जाएंगे। बात करते हैं आगे हम लोग जनसंख्या वितरण की, घनत्व की। तो मैं आपको बता दूं, जनसंख्या आपको अलग से याद करनी है। क्यों याद करनी है? देखिए, जनसंख्या में आप भारत, राजस्थान और विश्व, इन तीनों की जनसंख्या का आप कंपैरेटिव अध्ययन जरूर कीजिएगा, क्योंकि पिछली बार 4 प्रश्न जनसंख्या भूगोल में से पूछे गए थे। तो आपको अगर 4, देखिए, क्योंकि कंपटीशन इसमें इतना है कि 80-85% के आसपास जो है इसकी मेरिट चली जाती है, तो हमें एक एक पोर्शन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर आप जनसंख्या तैयार कर लेते हैं तो आपके 4 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए, आराम से हो जाएंगे। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत से एक प्रश्न पूछा गया था। बात करते हैं जनसंख्या संरचना, आयु, लिंग, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, यहाँ से भी आता है। प्रवास, प्रवास से पिछली बार मुझे जहां तक पता है कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी आपको तैयार करना है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव तथ्य नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव जिसमें नहीं होती वहां से प्रश्न उठाना थोड़ी समस्या होती है। फिर है मानव विकास संकल्पना, यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था और अगली बार भी एक प्रश्न आने वाला है। तो नवीनतम एसडीआई रिपोर्ट और जो पुरानी एसडीआई रिपोर्ट है, या इसकी जो हम कहें विषय वस्तु है, उसको जरूर तैयार कीजिएगा। किसने शुरुआत की, इसमें कौन कौन से मूल्य को
ऐड किया जाता है तब मानव विकास सूचकांक निकालता है, और नवीनतम अपडेट क्या गए हैं मानव विकास सूचकांक में, और समय समय पर जो अपडेट है वो, और नवीनतम रिपोर्ट आपको जरूर पढ़नी है। यहाँ से आपका एक सवाल बिल्कुल सही होने वाला है। बात करते हैं अधिवास भूगोल की, तो यहाँ पर अधिवासों के प्रकार जो है वहां से एक प्रश्न पूछा गया था अधिवासों के प्रकार में से। बात करते हैं कच्ची नगरीय बस्तियां में समस्या समाधान, हालांकि इसमें से कोई प्रश्न नहीं आया था। बात करते हैं व्यवसायों से, तो यहाँ पर ये जो कृषि आप देख रहे हैं ना, कृषि, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और मेरी गारंटी है कि 2 से कम प्रश्न इसमें से नहीं आते। कोई प्रश्न पत्र हो, अगर भूगोल का प्रश्न पत्र बना रहा है तो कृषि में से प्रश्न पत्र पूछना बहुत महत्वपूर्ण है, और आएगा ही आएगा। और विशेषकर कृषियों के नाम, स्थानांतरित कृषि विशेषकर जरूर पूछी जाती है, तो आपको 2 से ज्यादा प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। बात करते हैं उद्योगों में, औद्योगिक प्रकार, औद्योगिक अवस्थिति, यहाँ से एक प्रश्न आया था। और उद्योगों से रिलेटेड जो प्रश्न है कि कौन सा उद्योग कहाँ के लिए फेमस है, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी एक प्रश्न। तो औद्योगिक भूगोल में से करीब 2 प्रश्न पूछे गए थे जो मानव भूगोल के पार्ट में ही आते हैं। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से डिवाइड है। बात करते तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक, पंचम, यहाँ से संभावनाएं कम होती है, तो तृतीयक व्यवसायों में फिर भी संभावना होती है। कुछ विशेष केंद्र पूछ लेते हैं, जैसे भारत के अंदर तृतीयक व्यवसाय के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में जाना जाता है वो बेंगलोर जाना जाता है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं भूतल परिवहन, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सड़कें व रेल मार्ग, पिछली बार अंतरराष्ट्रीय सड़कें और रेल मार्ग में से एक प्रश्न पूछा गया था, तो अगली बार भी आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो जितने भी मुख्य मुख्य पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है और सड़क मार्ग है उनको जरूर याद कीजिए, उनके प्रमुख केंद्रों को जरूर याद कीजिए, मैप में बना के याद कीजिए, क्योंकि प्रश्न जो है आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है। देखिए पेपर कितना संतुलित था, इस पूरे सिलेबस में ऐसा कोई पोर्शन नहीं है, या एक आध को छोड़कर एक कोई पोर्शन ऐसा नहीं है जहां से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया हो। आपको अगर प्रश्न डाउनलोड करना है तो हमारे प्ले स्टोर पर जाइए, हमारा जो ऐप है ज्ञानार्थ अकेडमी ऐप, वो उसको डाउनलोड कीजिए। वहां मैंने आपके लिए अलग से फोल्डर लैब स्टैंड 2024 के नाम से, जिसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा, ये जो सिलेबस हम चर्चा कर रहे हैं वो मिल जाएगा, विश्लेषण मिल जाएगा, और साथ ही क्या मिलेगा, साथ ही मिलेगा आपको पुराना प्रश्न पत्र जो पिछले साल आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख ले हम जल परिवहन। यहां से प्रश्न एक जरूर आया था, स्वेज नहर के बारे में पूछा गया था, तो यहां से एक प्रश्न बन सकता है। बात करते हैं वायु परिवहन की, विश्व के प्रमुख वायु मार्ग वह अड्डे, यहां से भी एक प्रश्न आया था, हालांकि वो प्रायोगिक भूगोल से संबंधित था, फिर भी यहाँ पे हवाई अड्डों से प्रश्न आया था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत की भूमिका, लेटेस्ट करंट इशू पे ये प्रश्न पूछा जाता है, तो जब आप करंट तैयार करें इस वैकेंसी के लिए तब इसको आप ध्यान रखें कि कौन कौन से व्यापारिक गठबंधन है या कौन कौन सी व्यापारिक घटनाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। चलिए बात करते हैं आगे, आधुनिक संचार के उपकरण, इंटरनेट, मोबाइल आदि, ये भी यहाँ से भी प्रश्न बनता है, हालांकि इसमें से आने की संभावनाएं कम है। पर्यावरणीय समस्याएं, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, सबसे फेवरेट टॉपिक है, और यहाँ से कम आपको 2 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन, मैंने आपको कहा था कि टोटल 4 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें से एक प्रश्न वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन में से आना तय है। जितने भी सम्मेलन हुए महत्वपूर्ण उनको याद कर लीजिए, लेटेस्ट सम्मेलनों को भी आपको याद करना है। बात करते हैं संसाधनों की, तो संसाधनों में जो है खनिज, खनिज जितने भी हमारे उनके बारे में विश्व स्तर पर आपको पढ़ना है, तो ये भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ऊर्जा खनिज जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलता है, तो आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इनके जो लेटेस्ट है वो तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो विश्व भूगोल आती है, एक पुस्तक आती है जिसका नाम है ओझा, एस के ओझा या ऐसा कुछ नाम है उनका, तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। बिल्कुल मैं देख लेता हूँ, हाँ बिल्कुल ओझा, एस के ओझा करके आती है, एस के ओझा विश्व भूगोल, वहां से उसका जो लेटेस्ट एडिशन है 2024 का जो अभी आएगा उसको खरीद लीजिएगा। उसमें जो आंकड़े दिए जाते हैं खनिजों के, जो आंकड़े दिए जाते हैं आपके संसाधनों के, या हम कहें जो डेटाबेस आंकड़े हैं वो बहुत अच्छे दिए होते हैं और बहुत सही तरीके से देते हैं वो, इसलिए उसको आप खरीद लीजिएगा। वहां से आप ये प्रश्न जो है कर सकते हैं, यहाँ से अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं।
बात करते 54वें पॉइंट की, तो कृषि के प्रकार। मैंने आपको कहा था कि जो हमारी स्थानांतरित कृषि है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी विश्व के सभी कृषि के प्रकार, उसमें पशुपालन भी आ गया, उसको भी ध्यान रखना है आपको, वहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पिछली बार यहाँ से कृषि से 2 प्रश्न आए थे, टोटल कृषि में से 2 प्रश्न आए थे। बात करते हैं मुख्य फसलें, जिसमें गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय आदि का विवरण। बिल्कुल यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसमें ये आपको हो सकता है विश्व संदर्भ में नहीं, भारत के संदर्भ में भी पूछ सकता है, तो डेटा पूछने की संभावनाएं पूरी है। बात करते हैं भारत के औद्योगिक विकास। बिल्कुल औद्योगिक भूगोल से प्रश्न आते हैं, और लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम, सूती वस्त्र, चीनी, यहाँ से प्रश्न आया था पिछली बार सूती वस्त्र से, तो यहाँ से आगे भी प्रश्न आने की संभावनाएं पूरी पूरी है। बात करते हैं क्षेत्रीय नियोजन असंतुलन, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। मरु विकास कार्यक्रम, जातीय विकास कार्यक्रम, यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। विकास नियोजन, गरीबी उन्मूलन, रोजगार कार्यक्रम, मनरेगा की जो भूमिका है, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलता है। हालांकि योजनाओं वाला पार्ट है, तो आपको इसको लेटेस्ट में ही पढ़ना है, ताकि इसमें से कोई प्रश्न जो है वो आपका छूटे नहीं। पोषणीय विकास, यहाँ से कम संभावना है। ग्रामीण विकास, डेयरी वाले पोर्शन में से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रमुख औद्योगिक, सूती वस्त्र, सीमेंट, बिल्कुल यहाँ से भी प्रश्न आता है। खनिज संगमरमर, तांबा, जस्ता, टंगस्टन, जिप्सम, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको एक प्रश्न 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भारत के संदर्भ में है सारा, ये जो सिलेबस है, ये वाला जो पार्ट है, ये भारत के संदर्भ में चल रहा है। बात करते हैं प्रमुख सिंचाई परियोजना, चंबल गांधी इंदिरा इंदिरा माही परियोजना, यहाँ से पिछली बार 2 प्रश्न आए थे। कितने? राजस्थान के संदर्भ में तो पूछना ही है, पिछली बार चंबल पर जो है राजस्थान वाले पोर्शन में भी आया है और भारत वाले पोर्शन में भी आया है, तो यहाँ से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल अच्छे से तैयार करने हैं। बात करते हैं प्रायोगिक भूगोल की, जो दूसरा पोर्शन है, जो कक्षा 12 के अंदर चलता है। इसमें हम बात करें मानचित्र, अर्थ, महत्व, वर्गीकरण, मानचित्रांकन, थीमेटिक विषय मानचित्र, यहाँ से एक प्रश्न आया था पिछली बार, इस बार भी आएगा। आंकड़ों का निरूपण, बिल्कुल माध्य वगैरह जो है, ये हम के आरेख जितने भी है वो इसमें पूछे जाएंगे। भौगोलिक सूचना तंत्र, जीआईएस, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा प्रश्न सभी टॉपिक में से आने, बस हमें ये याद रखना है कि जो नेट वाले पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको देखते हुए इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उनको देख लीजिएगा एक बार। जो प्रश्न पत्र पुराने मिल जाते हैं नेट के, आप 10 साल के अगर प्रश्न पत्र खरीदने जाओ बाजार में, बहुत आसानी से उपलब्ध है, उनको देख लीजिए, अपना सिलेबस उठा लीजिए, और सिलेबस में जो जो पोर्शन दिया गया है हमें सिलेबस में, वो प्रश्न देख लीजिए, तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि मैं तैयारी करते वक्त या मैं पढ़ते वक्त जो है क्या किस चीज पर हमें ज्यादा जोर देना। चलिए, ये हो गया बड़ी बड़ी बात। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पुस्तकों के हमें अध्ययन प्रारंभ करना है, आज क्या करना है, और अब आगे हमें कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ पुस्तकों की आपको सूची उपलब्ध कराऊंगा इसके लास्ट में, और साथ ही हम ये कहेंगे कि देखिए कक्षा 11 की भौतिक भूगोल की जो मूल सिद्धांत पुस्तक है, हालांकि इसका कलर चेंज हो गया है, और ये भौतिक पर्यावरण जो है, ये दोनों ही पुस्तक जो एनसीईआरटी की, किसकी है? एनसीईआरटी की, बहुत आसानी से उपलब्ध है बाजार में। बाजार में नहीं मिलती है तो आपके नजदीकी जो सरकारी स्कूल है वहां से भी आप, अगर आपके कोई जानकार हो तो वहां से आप उपलब्ध करा सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं मिले तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं आपके लिए। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में जो फ्री मटेरियल वाला पोर्शन है, देखिए आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको एक बार ऐप में जाना पड़ेगा, और ऐप में जब आप फ्री स्टडी मटेरियल वाले पोर्शन में जाएंगे, तो वहां पर एक तो वीडियो कंटेंट होता है और एक डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन होता है। तो जब डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, तब आपको इनकी पीडीएफ भी वहां उपलब्ध मिलेगी, इसकी गारंटी मेरी है। तो आप ये चिंता मत लीजिए कि हमें ये पुस्तक कहाँ से मिलेगी, नहीं मिल रही है। आप हो सकता है किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां आसपास आपके स्कूल नहीं है, या स्कूल है तो वहां उपलब्ध नहीं है, तो अब कहाँ से ले, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से ये पुस्तक आपको वहां हमारे इस ऐप पर पीडीएफ के रूप में हम उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आप वहां से आप प्रिंट ले सकते हैं। क्योंकि ये सरकार की तरफ से मुफ्त है, तो ऐसा कोई इस पर कोई हम चार्ज वगैरह ऐसा कुछ नहीं लेना है, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बनाते वक्त आपको बहुत काम आने वाली है। तो ये दोनों ही पुस्तकें, और विशेषकर ये वाली पुस्तक, क्योंकि इसमें से कितने प्रश्न आने वाले हैं? 30 प्रश्न आने वाले हैं, तो याद रखिएगा, और इसमें से 10, तो ये मान के चलिएगा कि दोनों ही पुस्तकें जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। 12वीं लेवल का पेपर आएगा, 12वीं की पुस्तक है, तो आपके पास होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं इस पुस्तक की। ये वाली कौन सी पुस्तक है? सर ये तो हमने देखी नहीं अभी तक। तो मैं आपको बता दूं कि 2 वर्ष पूर्व जब एनसीईआरटी लागू किया गया था, उससे पहले राजस्थान राजस्थान जो बोर्ड है उसके द्वारा ये पुस्तकें जो है चलाई जा रही थी पाठ्यक्रम में। तो ये पुस्तकें अपने आप में एक मान के चलिएगा प्रश्नों का ग्रंथ है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से, बहुत इजी तरीके से, बहुत
कंटेंट को बहुत सरल तरीके से बताया गया है, ताकि दूर से दूर, गांव से गांव में बैठा व्यक्ति भी इसको आराम से समझ सके और अपना अध्ययन प्रारंभ कर सके। तो ये पुस्तक अगर आपको नहीं उपलब्ध होगी तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम पीडीएफ आपको उपलब्ध कराने की पूरी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। फिर भी अगर किसी बड़े स्कूल में आप देखेंगे तो वहाँ लाइब्रेरी के अंदर ये आराम से आपको मिल जाएगी। तो कोई बड़ी स्कूल हो आपके आसपास, जो अपने क्षेत्र की बड़ी स्कूल हो, तो वहाँ अगर आप लाइब्रेरियन से संपर्क करेंगे तो वो आपको ये उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि ये अब जो है काम नहीं आती बच्चों के, क्योंकि सरकार द्वारा इसको हटा दिया गया। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, देखिए आज एक बात नोट कर लीजिएगा कि क्योंकि सरकार बीजेपी की बन चुकी है, तो मुख्यमंत्री भी बीजेपी का बनेगा, शिक्षा मंत्री भी बीजेपी का बनेगा। तो ये जो पुस्तक है ये चेंज होकर वापस लागू होगी, याद रखिएगा। जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसको हटाया जाएगा और वापस ये लागू होगी। तो मान के चलिएगा कि ये जो पुस्तक है बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो अगर आपको उपलब्ध हो जाती है तो ठीक है, वरना आपके आसपास के जो बड़ा विद्यालय है, तहसील स्तर का विद्यालय है या जिला स्तर का विद्यालय है, वहाँ आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। चलिए बात करते हैं आगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत एनसीईआरटी 12th की। 12th वाली जो पार्ट है एनसीईआरटी का पार्ट है, वो भी क्योंकि इस मानव भूगोल वाले मूल सिद्धांत वाले पोर्शन में से करीब करीब 20 क्वेश्चन देखने को मिले थे पिछली बार, तो इस बार भी 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और भूगोल की दोनों पुस्तकों में से 10 प्लस 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो इस पुस्तक में से भी आपको 10 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं आगे। अब हमें इनके अलावा क्या तैयारी के लिए कंटेंट हमारे पास होना चाहिए, कौन सी पुस्तकें हमारे पास होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करें। तो एनसीईआरटी की मैंने आपको बताई दी 11th-12th की दोनों पुस्तकें। उसके अलावा आरबीएससी की जो पिछले वर्ष चल रही थी, हम कहें 2 साल पहले जो चल रही थी, वो पुस्तकें अगर आपको उपलब्ध हो जाएं तो सबसे बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ रामबाण पुस्तकें हैं, वो बहुत इजीली हर टॉपिक को समझाया गया है। आरबीएससी वाली जो 2020 के अंदर चला करती थी, अभी बंद हो गई है। अब मतलब सरकार ने पैटर्न चेंज कर दिया, एनसीईआरटी को लागू कर दिया। बात करते हैं हम लोग 11th-12th की, ये दोनों ही पुस्तकें, और दोनों में भी अगर प्रायोगिक की मिल जाए, पुरानी वाली कौन सी 2020 में जो प्रायोगिक भूगोल चल रही थी वो मिल जाए तो आपको मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ उसमें बहुत इजीली समझाया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी पूरे देश के लिए होता है तो उसमें थोड़ा सा टिपिकल समझाया गया। बट वो जो आरबीएससी वाली अगर प्रायोगिक भूगोल मिल जाए, प्रैक्टिकल की बुक मिल जाए 2020 वाली, कौन सी 2020 में जो बंद हो गई है, वो अगर मिल जाए तो आप ये मान के चलिएगा वहां से सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं वैकल्पिक भूगोल संजय सिंह। अब ये पुस्तक मैंने क्यों रखी, देखिए ये ऐसी पुस्तक है जिसको आप बेस बना सकते हैं। ये पूरा सिलेबस जो है ना, ये पूरा सिलेबस अगर किसी को एक साथ चाहिए भूगोल का, तो वो इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। इसमें प्रैक्टिकल भी मिलेगा, इसमें मानव भूगोल भी मिलेगा, इसमें जो है हम कहें तो भौतिक भूगोल भी इसमें देखने को मिलने वाला है। तो इसको हम बेस बना सकते हैं। अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं तो इस पुस्तक को बेस बना लीजिए, ये मान के चलिएगा कि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। भारत का भूगोल अगर आपको पढ़ना है, विश्व का भूगोल अगर आपको पढ़ना है, तो आप एसके ओझा साहब की बुक आती है वो ले लीजिए। इसमें जो डेटा संबंधी, खनिजों संबंधी या हम कहे परिवहन संबंधी जो डेटा आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। तो ये बहुत सस्ती सी बुक है, ज़्यादा महंगी नहीं है, 100-150 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो एसके ओझा का नवीनतम एडिशन लेना, नवीनतम इसलिए मैं कह रहा हूँ 2024 में आने वाला या 2023 का जो चल रहा है वो ले लेना। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वो जो डेटा छापते हैं वो लेटेस्ट डेटा छापते हैं। तो अगर आपको 2020 का मिलेगा तो उसमें 2019 के डेटा होंगे, और 2024 का अगर आप एडिशन लेंगे तो 2023 तक के डेटा इस पुस्तक में आपको देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान भूगोल के लिए मैं पहले कह चुका हूँ, हरिमोहन सक्सेना साहब का नया एडिशन आने वाला है। अगर आप समय से ही वैकेंसी हो जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो आप ये खरीद लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। और अभी आपको होशियार सिंह की जो बुक है उससे आप अध्ययन कर सकते हैं राजस्थान के भूगोल को। फिर है मूमल ऑल राजस्थान रिव्यू। ये मैंने क्यों कहा, देखिए ये आपको प्रश्नों की प्रकृति बताएगा कि राजस्थान में किस प्रकार के प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे राज्य के बाहर के कोई विद्यार्थी हमें देख रहे हैं। तो ये मान के चलिएगा ये आपको प्रश्नों की प्रकृति बताने वाले हैं और प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। फिर हम बात करें ऑक्सफोर्ड की एटलस। एटलस क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो हम भूगोल पढ़ रहे हैं और विश्व भूगोल से संबंधित बहुत सारे डेटा पूछे जाते हैं हमें। तो एटलस जो है वो हमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही पढ़नी है। क्यों पढ़नी है, क्योंकि देखिए अक्षांश देशांतरों से संबंधित डेटा उसमें बहुत अच्छे से समझाए हुए होते हैं। तो अगर आपको उसमें कोई तकलीफ है तो आप यहाँ से एटलस जो है उसको
क्लियर कर सकते हैं। तो एटलस हमारे पास होनी चाहिए। और इसके साथ ही भूगोल की इंसाइक्लोपीडिया है जो एस डी मौर्य साहब की आती है। इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है? शब्दकोश होता है। जब आप अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जिनका अर्थ आपको नहीं पता है या पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनका अर्थ पूछने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप शब्दकोश खोलिए और उसके अंदर जो है उन 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 शब्दों का जो अर्थ है वो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको पढ़ने में तकलीफ ना हो इसके लिए आप जो है एक शब्दकोश अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा समय बचाता है। क्योंकि हो सकता है ऐसा कोई कंटेंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, या कोई शब्द है उसके लिए कोई व्यक्ति आपको लगेगा, तो उस व्यक्ति तक पहुंचने में जितना आपको समय लगेगा वो बचाने का काम कौन करेगा? आपका शब्दकोश। अगर आपके पास शब्दकोश है तुरंत खोलिए कि इसका मतलब क्या होता है, तो आप जो है आराम से उसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो ये पुस्तकें जो है आप कम से कम अपने पास रखें। पार्ट फर्स्ट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि पार्ट फर्स्ट जो है वो इस प्रकार का है कि कोई भी आप गाइड लेंगे तो उसमें उपलब्ध हो जाएगा। फिर भी मेरा निवेदन है आपसे, करबद्ध निवेदन है कि कक्षा 6 से 12 तक जो हमारा राजस्थान और राजस्थान अध्ययन करके पुस्तकें चलती है उनका अध्ययन आपको करना अनिवार्य है। और इसलिए अनिवार्य है क्योंकि वहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि सिलेबस ही वहीं से उठाकर लिया गया है। चलिए बात करते हैं हम लोग विश्लेषण की। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस पूरे वीडियो का। क्यों? क्योंकि यही बताएगा कि हमें क्या तो तैयार करना है, कहां पर ज्यादा जोर देना है और कहां पर कम जोर देना। चलिए देख लीजिए। हालांकि मैंने ये बहुत अच्छे से निकाला है, फिर भी एक आध प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये मान के चलिएगा ये 100% सटीक होने वाला है मेरा अनुमान। चलिए बात करते हैं राजस्थान का साहित्य कला इतिहास। मैंने आपको कहा था कि पार्ट 1 जो है राजस्थान का कला साहित्य इतिहास, उसमें से 30 प्रश्न आए थे। तो इस बार भी ये मान के चलिएगा कि लगभग 30 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं हम भारत राजस्थान का भूगोल। मैंने कहा था कि पार्ट 1 में तो 20 ही प्रश्न पूछे गए थे, पर पार्ट बी में 5 प्रश्न और आ गए। मतलब भूगोल वाले पोर्शन में भी राजस्थान के प्रश्न पूछे गए राजस्थान के संदर्भ में। हालांकि वो भारत के भूगोल के प्रश्न थे, परंतु चूंकि भारत का हिस्सा माना था राजस्थान, तो राजस्थान के 5 प्रश्न और पूछ लिए गए। जैसे चंबल परियोजना के बारे में राजस्थान के संदर्भ में पूछ लिया गया इसमें, जबकि यहाँ पर राजस्थान का भूगोल है नहीं, पर उसने पूछ तो लिया। तो पार्ट 1 के अंदर 55 क्वेश्चन पूछ लिए गए एक तरीके से। हालांकि 50 ही पूछे जाते हैं, पर चूंकि राजस्थान का भूगोल हमारे इस भारत के भूगोल का हिस्सा माना जाता है, इसलिए यहाँ पर भी प्रश्न जो 5 है राजस्थान के भूगोल के पूछे गए। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपने कला साहित्य इतिहास और राजस्थान का भूगोल बहुत अच्छे से कर लिया तो आपके कहीं पर भी 110 नंबर जो है नहीं गए हैं। 55 सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं, 55। और ये पैटर्न बदलने वाला नहीं है, याद रखिएगा। 55 सवाल, 25 राजस्थान के, 30 जो है जो अन्य हमारा राजस्थान कला इतिहास संस्कृति वाला जो पोर्शन है वहां से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं भूगोल की पार्ट, ये वाला तो था हमारा पार्ट ए, ये है पार्ट बी। पार्ट बी की अगर भौतिक भूगोल की बात करें तो देखिए यहाँ 95 के आसपास क्वेश्चन है। बात करते हैं भौतिक भूगोल की। भौतिक भूगोल में विशेषकर भू आकृति और जलवायु विज्ञान, इन दो में से करीब 29-30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये मान के चलिएगा अपने आप में ये बहुत बड़ा पोर्शन है, छोटा हल्का पोर्शन नहीं है। तो 29 क्वेश्चन उस पेपर में 2022 वाले पेपर में पूछे गए। बात करते हैं मानव भूगोल की। क्योंकि कक्षा 12 में मानव भूगोल दिया गया है, उसमें से 26 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कितने? 26। और अधिकतम जो क्वेश्चंस हैं वो मानव भूगोल के, यहाँ देखिए, आप देखिए, मैं बताऊं आपको तो खनिजों से संबंधित पूछे गए, या फिर जो है परिवहन से संबंधित पूछे गए हैं, कृषि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न थे, 3-4 प्रश्न थे। इसके अतिरिक्त हम बात करें मानव भूगोल की तो विचारधाराओं से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, मानव विकास सूचकांक पूछा गया है, जनसंख्या संबंधी आंकड़े, क्योंकि मानव भूगोल का ही पार्ट माना जाता है, तो जनसंख्या संबंधी आंकड़े भी आपको इस 26 प्रश्नों में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं भारत के भूगोल की, और यहां से देखिए छोटा सा पोर्शन है भारत का भूगोल, बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप भारत के भौतिक विभाग पढ़ लें तो आपका 50% भारत का भूगोल के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। केवल भौतिक विभाग की बात कर रहा हूं, तो यहां से 20 लगभग 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 19 क्वेश्चन बिल्कुल सटीक आए हैं। बात करते हैं जनसंख्या भूगोल। मैंने आपको कहा था देखिए ये 26 और 4 30 क्वेश्चन हो गए हमारे, कहां से?
मानव भूगोल से। कहां से? मानव भूगोल। तो कुल मिलाकर जितना भौतिक भूगोल का पोर्शन आया है उतना ही मानव भूगोल का पोर्शन पूछा गया है। तो अगर हम मानव भूगोल वाले पे पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दें तो आपको 30 क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे। तो जनसंख्या संबंधी 4 प्रश्न थे। फिर हमारा प्रायोगिक भूगोल, मैंने कहा यहाँ पर तो सब लगभग 19-20 रहने हैं। किसी के मान लीजिए 100 में से जो 90 क्वेश्चन है, 90 में से मान लीजिए 70 सही हो रहे तो दूसरे के 72 हो रहे हैं। बट यहाँ यहाँ जिसकी तैयारी अच्छी है उसके 10 में से 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो मान के चलिएगा ये पोर्शन आपको लीड दिलाएगा। प्रायोगिक भूगोल फिर कह रहा हूं मैं, नहीं छोड़ना है। पुरानी आरबीएससी की बुक मिल जाए सबसे बढ़िया है। संजय सिंह क्रॉनिकल में बहुत अच्छा दिया गया प्रायोगिक भूगोल। और कहां से करेंगे? और करेंगे हम नेट के पुराने पेपरों से। आपको बहुत सारे पब्लिकेशन नेट के पुराने पेपर उपलब्ध कराते हैं। किसी का भी पब्लिकेशन उठाइए और नेट के पुराने पेपरों में जो प्रायोगिक भूगोल पूछा गया है पहले उसका अध्ययन कीजिए, फिर उसके बाद थ्योरी का अध्ययन कीजिए। मजा आ जाएगा आपको। मैं कह रहा हूं 10 में से 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और पर्यावरण जैव विविधता, जो करंट से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई सम्मेलन आयोजित हुआ है वो, तो इसमें से 7 प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें पर्यावरण के 3 है और जैव विविधता के 4 क्वेश्चन है। तो जैव विविधता वाले पार्ट में से 4 क्वेश्चन और पर्यावरण वाले पार्ट में से 3 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर 7 प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार से ये 150 प्रश्नों का लेखा जोखा आपके सामने। तो हमें करना क्या है? हमें एक ही काम करना है। एक तो राजस्थान भूगोल, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल की पुस्तक अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो देखिए 25, 30 और 30, 60, 75 क्वेश्चन, मतलब 150 अंक आपके कहीं नहीं गए। तो आप हमें लाने कितने? 250। 250 में से 150 तो केवल 3 पुस्तकों से ही मिल रहे हैं हम, या 3 पोर्शन से ही मिल रहे हैं। इसको मजबूत कर लीजिए। एक ये कर लीजिए मजबूत, 20 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। 170 अंक आपको केवल और केवल 4 पार्ट में से, जिसमें सिलेबस की हम बात करें तो टोटल अगर टॉपिक्स की बात करें तो 50 टॉपिक भी आपके पाते नहीं आ रहे हैं। तो 50 टॉपिक में आप ये मान के चलिए आप 170 अंक, 250 में से 170 अंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरी जिसमें हमारी जो विधवा महिलाएं हैं या विडो महिलाएं जो हैं, हम कहें डिवोर्सी महिलाएं हैं, उनकी तो इतनी मेरिट भी नहीं जाती। तो हम बात करें इन चारों पोर्शन में से आप तैयार कर लीजिए। याद रखिएगा मैंने ये कहा था, आप बिल्कुल एग्जाम वाले डे देखेंगे कि इन वाले पोर्शन में से सबसे सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमें 4 पोर्शन तैयार करने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हम करेंगे तैयार राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल जो है वो बिल्कुल तैयार कर लेना है आपको। उसके अलावा भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और प्रायोगिक भूगोल, ये पार्ट अगर आपने कर लिया और उसके साथ सोने पे सुहागा अगर भारत का भूगोल बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो ये देखिए आप चले जाएंगे 200 अंकों के पार। 200 अंक आपके आ सकते हैं केवल इस वाले पोर्शन में से। और बाकी अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया तो आपकी नैया पार लगने वाली है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि पेपर इसका ऊपरी सतह से पूछा जाता है, बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता। तो आरबीएससी की एनसीईआरटी की बुकों का अध्ययन करते रहें, साथ में कोई एक ऐसी गाइड या हम कहें ऐसी पुस्तक, जैसे मैंने संजय सिंह क्रॉनिकल बताई आपको, उसको बेस पुस्तक बना लें। उसमें जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को आरबीएससी के साथ आप पढ़ें तो आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। समय पर्याप्त है, 6 महीने लगभग हमारे पास है और आप आराम से जो है इस वैकेंसी को क्रैक कर सकते हैं। बहुत लंबा समय हो गया, बहुत लंबा वीडियो बन गया है, फिर भी आपने यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये सूचना पहुंच सके। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।